इस पवित्र सदन में भारत सरकार ने जो 3 किसान विरोधी जो कानून बनाए हैं, जो कृषि से जुड़े हुए हैं, उनमें मैं राजस्थान सरकार की तरफ से इनका पुरजोर विरोध करता हूँ। राजस्थान के अंदर कोरोना का कहर जारी है। संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख के आंकड़े को छू रही है। यह सदन उस वक्त आहूत किया गया है जब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट चीख चीख कर यह कह रही है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस पवित्र सदन में भारत सरकार ने जो 3 किसान विरोधी जो कानून बनाए हैं, जो कृषि से जुड़े हुए हैं, उनमें मैं राजस्थान सरकार की तरफ से इनका पुरजोर विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम सभी को मालूम है कि इस कोरोना काल में, इस कोरोना महामारी में देश और दुनिया के जो हालात हैं और जो बने हुए हैं, उसके अंदर भारत सरकार ने ये किसान विरोधी 3 कानून लाकर किसान परिवारों पे, देश की एक बहुत बड़ी आबादी पे एक प्रकार से कुठाराघात किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्य इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्रदेश का हर व्यक्ति, पक्ष का या विपक्ष का, इस सदन में जो बैठा है वो किसान परिवारों से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है। लगातार किसानों के हित की बातें यहाँ उठती है, राजस्थान के विकास की बात उठती है, देश के विकास की बात उठती है। पर जिस प्रकार के कानून भारत सरकार ने बनाए, आने वाले समय में ये गरीब किसान जो मेहनत और मजदूरी के बलबूते अपने परिवारों का और देश के परिवारों का, इतनी बड़ी आबादी का पेट पालने का काम करता है, इन बिलों से जो आघात पहुंचा है, आने वाले समय में वो किसान मजदूर बन के रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी और वो कंपनियां अनुबंध के आधार पर किसानों की जमीन लेकर अपने मनमानी के तरीके से उसी किसान को मजदूर बनाकर, जिस किसान अपने खेत का मालिक हुआ करता था किसान, उसको ठेके पे लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करवाएगी। जैसा वो चाहेगी वैसा बाजार भाव होगा, उसकी कोई सीमा समय तय नहीं है। मंडियां खत्म कर दी गई है। देश की आज़ादी के बाद में चाहे कोई भी सरकारें आई हो, प्रगति के साथ साथ में किसान को अपने माल बेचने का हक मंडी के माध्यम से मिला। बड़ा तकलीफ का विषय है अध्यक्ष महोदय कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर, जहाँ मंडी बोर्ड बने हुए हैं, किसान अपनी पैदा वहाँ जो भी पैदा करता है खेत से उसको लेके आता है, बाकायदे उसकी खुली बोली लगती है और उस बोली के आधार पे आड़तिया उससे पूछता है कि भाई आपकी रेट ये लगी है, आप चाहो तो मैं बेचूं, नहीं बेचूं। तो किसान की इच्छा होती है तो उस भाव को देख के वो आड़तिया को कहता है कि आप बेच दीजिए। यदि उसके मनमाफ नहीं रहता तो कहता है कि 2-4 दिन में इंतजार कर लूंगा। जिस प्रकार का कानून बनाया गया है उसमें मंडियां खत्म होगी और मंडियों के साथ में किसानों को जो सुविधाएं मिली है, मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से, विपणन के माध्यम से, गरीब किसान जो खेत में काम करता है, कभी करंट से मृत्यु हो जाती है, कभी सांप काटने से मृत्यु हो जाती है, रात को 12 बजे लाइट आए तो किसान को खेत में खड़ा रहना पड़ता है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में मीडिया के माध्यम से जो खबरें हम पढ़ते हैं, देश के आंकड़े जो आते हैं कि जीडीपी और विकास दर में हर क्षेत्र में कमी आई है, पर जिस प्रकार से किसान ने इस विकास दर को संभाला, देश को ताकत दी, प्रदेश को ताकत दी, आज इस कोरोना काल में भी यदि विकास की गति को कोई आगे बढ़ा रहा है तो खेत में खड़ा हुआ किसान बढ़ा रहा है। ये जो बिल आए हैं, एमएसपी का कोई अता पता नहीं है, एमएसपी का क्या रहेगा इसका कोई खुलासा नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार लागू करती है,
और आज तक इस बात का पता नहीं है कि ये किस तरह से लागू रहेगी। मंडी में जो व्यापार हो रहा था, अध्यक्ष महोदय मैं आंकड़े बताऊं आपको, मुझे अच्छी तरह पता है, मैं आड़त का काम कर चुका हूं चांदपोल मंडी के अंदर। आज की तारीख में मैंने कल मालूम किया वहाँ 7,000 व्यापारी लाइसेंसधारी हैं। और आप अंदाजा लगाओ कि एक दुकान पे यदि 10 व्यक्ति भी काम करते हैं तो 7,000 के आसपास लोग वहाँ पर डे अपनी रोटी रोजी करते हैं। तो उसमें पल्लेदार भी है, चाय वाला भी है, टायर पंचर वाला भी है, ये दलाल भी है जो बोली लगाते हैं और दूसरे प्रदेशों में माल बेचते हैं, उनकी रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। और जो मालिक है वो अपने परिवार के साथ वहाँ बैठता है, किसान वहाँ आता है, ढाबे पे खाना खाता है, उसके साथ में कचौरी भी खाता है, वो लोग भी इसके साथ में धंधे के साथ में पल रहे थे। इन सब लोगों को यदि जोड़ें तो पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, वो गांव में माल खरीदेगी, पैन कार्ड के माध्यम से आपने उनको अलाउ किया है। मेरे समझ में नहीं आ रही अध्यक्ष महोदय कि आज गांव का आदमी जो 50 साल से उस आड़त के दुकान से जुड़ा हुआ था, ऐसी ऐसी मंडियां हैं जहां आदमी, व्यापारी और किसान का तालमेल इतना बढ़िया है कि सालाना में 10-10, 15-15 लाख उधारी का लेके किसान अपने परिवारों की शादी करता है और जब फसल आती है तो आड़तिया को ब्याज से ही तो पैसा चुकाता है। रात को यदि हारी बीमारी हो और किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता हो गई तो एक चलता फिरता एटीएम का काम आड़तिया करता है। वो सेठ जी के जाके पैसे मांगता कि फसल आएगी जब कटवा दूंगा, मेरे को इमरजेंसी हो गई, मेरे घर में बीमारी है या परेशानी है, तो वो आड़तिया उस मदद करता है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, कहाँ तो एटीएम होगा, उनका जो एग्रीमेंट होगा, जो अनुबंध होगा, संविदा में जो ठेका होगा, उसकी लिखापढ़ी कैसी होगी। किसान तो वैसे ही अनपढ़ है, वो कहाँ उस एग्रीमेंट को पढ़ेगा, कहाँ उसको पढ़ाने जाएगा। किसान की आय दुगनी करने की बात हुई थी। अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जिस प्रकार से पलायन हुआ है सब प्रदेशों के अंदर, पढ़ने वाली जो नौजवान पीढ़ी है, मैं तो बड़ा उदाहरण दूं, अपने कोटा का देख लीजिए हाल। कोटा में जितने स्टूडेंट पढ़ते थे सब गांव में जाके खेती कर रहे हैं और खेती के प्रति उनका रुझान भी बढ़ा है। ये 8-9 महीने के अंदर ये मैंने भी देखा है। वो लोग खेती में रुचि लेने लगे, उनको ये मालूम चला कि हो सकता है समय और खराब आए, कोरोना कितने दिन चले, तो उन्होंने घर में जाके खेती का काम संभाला। उसके साथ में पशुधन जुड़ा हुआ है। इसी कहीं इस बिल में इस बात का मालूम अता पता नहीं है कि इस खेती के साथ में जो पशुधन है उसका क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, सब स्टेटों के अंदर कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान खेती के साथ में पशुधन पालता है, उस दूध को ले जाके डेयरी के बूथ पे देता है और उस बूथ से जब कलेक्शन होकर दूध आगे जाता है तो उसे मदर डेयरी हो, अमूल हो, सरस हो, हर स्टेट की अपनी अलग अलग डेयरियाँ और अपने कोऑपरेटिव सेक्टर की डेयरियाँ बनी हुई है। और अमूल का तो पूरे देश के अंदर नाम है, दुनिया में नाम है। मेरे समझ में आ रहा है कि इन किसानों के साथ में उस पशुधन का क्या होगा। किसान तो ठीक है मजदूरी वहाँ कर लेगा, बड़े बड़े गांव के गांव जब अनुबंधन में हो जाएंगे तो मजबूरन किसान को पशु बेचना पड़ेगा। और यदि वो पशु बेचता भी नहीं है तो उसको चारा उन बड़ी कंपनियों से वापस खरीदना पड़ेगा, जो मूल्य वो तय करेंगे उसमें वो अपने पशुधन को पालने का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ये बिल लेके आई है, न राज्य सरकारों से पूछा गया, न सामाजिक संगठनों से पूछा गया, न किसान संगठनों से पूछा गया, न व्यापारिक संगठनों से पूछा गया। बहुत बड़ा तबका व्यापारी मेरे पास, व्यापार संगठन के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार विरोध नहीं कर रही, हम ठगे से महसूस कर रहे हैं, हमारे थड़े खाली हो जाएंगे, किसान का हमारा जो तालमेल था वो खत्म हो जाएगा और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो गांव में जाके मनमानी रूप से किसान का अनाज खरीदेगी। भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया। एफसीआई जैसी बड़ी कंपनी है जो आज भंडारण करती है, उसका क्या होगा। तो कुल मिला के अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल भारत सरकार लेके आई है उससे ऐसा लगता है कि अनान फनान में लेके आई है, कोरोना काल का फायदा उठाया गया है, किसान अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहा है। अनेक प्रदेशों की सरकारें और वहाँ के किसान संगठन सड़कों पे उतरे हुए हैं, आंदोलन लगातार जारी है।
पर भारत सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। मुझे बड़ी पीड़ा है इस बात की कि किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार आज किसानों पे जिस प्रकार का बिल तोप के कानून बना है, निश्चित तौर से आने वाले समय में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, किसान कमजोर होगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसान की डेथ हो जाती है, आज मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से हम उसको 2 लाख रुपए देते हैं, और यदि अंग भंग हो जाता है तो 5,000 से 50,000 रुपये सरकार देने का काम करती है। उसका कहीं लेखा जोखा नहीं है। जिसको 4 बोरी छोटा सीमांत और लघु काश्तकार है, जिसके 2-4 बोरी होती है, वो गरीब किसान कहीं अपनी 2 बोरी बेच कर अपना काम चलाता है। ये बड़ी जब कंपनियां आएगी तो कहाँ तो माल बेचने जाएगा, और यदि वो माल बेचने के लिए किसी को गांव में कहेगा तो कहेंगे भाई फलां कंपनी का बड़ा अधिकारी यहाँ बैठा है, उसको आप बात कर लो, और वो अपनी मनमानी रेट लगाएगा और उसको मजबूरन उस पर बेचना पड़ेगा। तो ये मंडियों को ख़त्म करने का काम, व्यापारियों को ख़त्म करने का काम, मजदूरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आज जितनी भी बड़ी मंडियाँ हैं, हर मंडी के अंदर बैंक की शाखाएँ हैं, और सब राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और ग्रामीण बैंक है। ऐसी कोई मंडी नहीं है जहाँ इनकी शाखाएँ नहीं हो। वहाँ के कर्मचारी फालतू हो जाएंगे, बैंक डूब जाएंगे, बैंकों में जो लेन देन है वो बंद हो जाएगा, तो शाखाएँ बंद हो जाएगी, जहाँ से किसानों को और व्यापारियों को रोज का लेन देन होता था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो बिल भारत सरकार लेके आई है, मैं राजस्थान सरकार की तरफ से इसका पुरजोर विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं सदन के माध्यम से कि इस कानून को वापस ले, जो किसानों के विरोधी है, किसान को कमजोर करने वाला है। और यदि देश में किसान कमजोर होगा तो अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाला समय और भी कठिन होगा देश और प्रदेश के लिए। इस कोरोना काल के अंदर जो महामारी चल रही है, आम आदमी का जीना वैसे दूभर है। जितनी मौतें इस कोरोना काल में हुई है उसमें किसान अभी बचा हुआ है, क्यों? गांव में मेहनत कर रहा है, शहरों में इसका प्रभाव ज़्यादा है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि इसका विरोध इनकी पार्टी के, भारत सरकार के साथ में जो लोग थे उन्होंने भी विरोध किया है। जो इनके पार्टी के संबंध में थे उन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। मेरा निवेदन है सदन के माध्यम से कि भारत सरकार इस पर पुनर्विचार करे और ये जो किसान विरोधी बिल लेके आए हैं इसको वापस ले। यही बातें कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम सब लोग किसान परिवारों के लोग हैं, इस पर विचार करें। और जो आज ये प्रस्ताव विरोध में राजस्थान सरकार लेकर आई है उसका समर्थन करें। जय हिंद, नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, अचानक समाचार पत्रों में पढ़ा कि देर रात को मंत्रिमंडल की आपात बैठक हुई और सदन आहूत करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने किया। अध्यक्ष महोदय, यह सदन उस समय आहूत हो रहा है जिस प्रकार कृषि मंत्री जी ने कहा, राजस्थान के अंदर कोरोना का कहर जारी है। संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख के आंकड़े को छू रही है। आज राजस्थान के अंदर 19,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं और लगभग 2,000 के लगभग लोग काल कलवित हो गए। अध्यक्ष महोदय, यह सदन उस वक्त आहूत किया गया है जब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट चीख कर यह कह रही है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 24.49% का क्राइम बढ़े हैं। यही नहीं, कृषि मंत्री जी जिस बात की चिंता करते थे बेरोजगारी की, कृषि मंत्री जी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया का ताजा सर्वेक्षण आया है। पूरे देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी 15.3% राजस्थान में है। यह राजस्थान की तस्वीर है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जो 3 बिल विचारार्थ आपने लिए हैं, कृषि उपज और वाणिज्यिक संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार राजस्थान विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020। अध्यक्ष महोदय, इनके उद्देश्य और कारणों को पढ़ा मैंने, और मैंने अभी कृषि मंत्री जी की लचर और बेतुकी दिए गए अभी उन तर्कों को भी सुना। मैं समझता हूं कि कुल मिला के अगर इन तीनों बिलों के उद्देश्य और कारणों को पढ़ें और कृषि मंत्री जी आपकी दलील सुने, तो सिर्फ राज्य सरकार का मकसद एक है। केंद्र सरकार ने देश में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संविधान प्रदत्त अधिकारों के अनुसार
किसान कल्याण के लिए, किसान के उत्थान के लिए, देश की खेती आत्मनिर्भर हो और खेत में किस प्रकार निवेश बढ़े। इसके साथ ही दशकों पुरानी मांग अध्यक्ष महोदय, पढ़ते थे तब भी सुनते थे कि ये धरती का सीना चीर कर किसान अन्न पैदा करता है, पर जब अपनी फसल को लेकर बाजार में जाता है तो ढेरी लगा के 1, 2, 3 नीलामी होती है, और वो भी कृषि उपज मंडी की दीवारों में जाना पड़ता है। उन दीवारों से मुक्ति के लिए, कृषि मंडी की जंजीरों से इस किसान को मुक्त करने के लिए, किसान कल्याण के लिए, किसान की बहबूदी के लिए जो 3 बिल केंद्र सरकार लेकर आई है, महज राजस्थान की सरकार का मकसद एक है, एक असंवैधानिक कृत्य करके उन बिलों के प्रचलन को राजस्थान में रोकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 52 वर्ष तक हिंदुस्तान के अंदर एक छत्र आपका राज था। राजस्थान, उस वक्त आपने कभी किसान की बहबूदी को सोचा नहीं, कानून की जकड़ में आपने किसान को रखा। आज जब लाइसेंस राज से और इंस्पेक्टर राज से किसान मुक्त हो रहा है, तब आप दिल्ली में बैठे अपने हुक्मरानों के एक इशारे पर, क्योंकि दिल्ली में बैठे आपके नेताओं ने कह दिया, इसलिए आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 24 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों केंद्रीय बिल आज पूरे देश में प्रचलित हो गए हैं। अगर अध्यक्ष महोदय, इस केंद्रीय बिल को किसान उपज और वाणिज्यिक संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषि सशक्तिकरण और आरक्षण कीमत आश्वासन सेवा कर विधेयक 2020, जिसको देश की लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, उनको अगर पढ़ें, शायद मंत्री जी पढ़कर नहीं आए, तो अध्यक्ष महोदय, ये बिल किसान को अपनी फसल बेचने का वैकल्पिक अधिकार देता है। यह कोई अनिवार्य बिल नहीं है। किसान चाहे तो आज भी मंडी में जाकर मंडी टैक्स देकर अपनी उपज को बेच सकता है, पर उसको वैकल्पिक अधिकार दे दिया, मंडी के बाहर बिना किसी टैक्स के, बिना किसी कर के, बिना किसी फीस के किसान अपनी फसल बेच सकता है। यह बिल किसान को इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस से मुक्त करता है। यह बिल किसान की फसल की विक्रय को राज्य सीमा के बंधन से मुक्त करता है। यह बिल इस बात का प्रावधान भी करता है, किसान की फसल बिक गई तो उसको तत्काल रसीद देनी पड़ेगी, 3 दिन में किसान की फसल का भुगतान। मैं समझता हूं यह ऐतिहासिक कार्य, अगर आप पढ़ लेते तो शायद, क्योंकि किसानों, आपने खुद ने कह दिया, आप आड़त के व्यापारी भी रहे हैं, तो आप मेरा समर्थन करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद थी। अनुबंध खेती की बात आपने कही अध्यक्ष महोदय, अनुबंध खेती फसल बोने से पहले करार, किसान चाहे तो करे, किसान चाहे तो नहीं करे, और उसको ग्रांटेड मूल्य मिले, इसका प्रावधान किया गया है। और विवाद का निपटारा, विवाद हो जाए तो उसका एक मैकेनिज्म तय किया गया है। और मैं समझता हूं कि इस पूरे संविदा खेती के अंदर जमीन पर कोई जोखिम नहीं, जमीन नीलाम नहीं हो सकेगी, जमीन पर कोई किसी तरह का खतरा नहीं। और एपीएमसी एक्ट जो अब चालू है मंत्री महोदय, यथावत है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं। यह एक नवाचार है। हाँ, आपने सही कहा, पहली बार देश के अंदर किसी ने सोचा कि उस देश के मालिक किसान की भी आमदनी दुगनी होनी चाहिए। एक रोड मैप बना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड मैप बनाया, और उस रोड मैप के आधार पर इन बिलों को लेकर आए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी ये पहली बार नहीं अध्यक्ष महोदय, ये नवाचार, किसान को अपनी फसल का बेचने का अधिकार मिले, अंतर्राज्यीय सीमाएं समाप्त हो, ये नवाचार की पहली बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। पहले भी इस पर बहस चली, यूपीए सरकार के अंदर भी इस पर बहस चली, ये दूसरी बात है। उस समय पैरालाइज गवर्नमेंट थी, निर्णय नहीं कर पाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 9 अप्रैल 2005 को इस हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर कृषि पर शिखर सम्मेलन हुआ। ख्याति नाम कृषि वैज्ञानिक इकट्ठे हुए, कृषि विशेषज्ञ आए, पूरे देश के राज्यों के कृषि मंत्री आए, और उसमें तत्कालीन मनमोहन सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया वो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 9 अप्रैल 2005 नई दिल्ली। मुझे आज सुबह कृषि शिखर सम्मेलन 2000 आने पर बहुत खुशी हुई। मैं उसका ऑपरेटिव भाग सुनाना चाहता हूं। हमारी सरकार एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता, सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए घरेलू बाजार को एकीकृत करना और चाहती है। समय आ गया है हम पूरे देश को कृषि उत्पादों के लिए एक समान और एकल बाजार माने। हमें आंतरिक नियंत्रण और प्रतिबंधों को व्यवस्थित रूप से हटाना होगा। मैं नहीं कह रहा, ये देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हमें किसान और गैर संगठन सहकारी समितियों और निजी कंपनियों के बीच में प्रत्यक्ष विपणन
सक्षम बनाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। ये प्रतिबद्धता थी आपके उस समय के प्रधानमंत्री जी के, और इसी के बुनियाद पर जो आपके उस समय पॉलिसी पैरालाइज सरकार को चलाने वाले पीएम नहीं कर सके, वो 36 इंची सीने वाले जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया तो आपके पेट में तकलीफ हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम चुनाव में उतरते हैं, जन घोषणा पत्र की चर्चा होती है, रखे डिबेट इस तरह से नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर जन अदालत में जाते हैं और घोषणा पत्र उनके शासन का आधार बनता है। राजस्थान की हुकूमत ने भी जन घोषणा पत्र को शासन के आधार बनने की बात दर्जनों बार कही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपका ये घोषणा पत्र जो लोकसभा के चुनाव में आपने जारी किए, हम निभाएंगे वादे। और इस घोषणा पत्र के पहले पृष्ठ पर आपके राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो क्या लिखते हैं घोषणा पत्र जारी करने से पहले, हमारी प्रतिबद्धता है, कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती है। नीचे मुस्कुराते हुए फोटो, राहुल गांधी जी के हस्ताक्षर। और इसी घोषणा पत्र के पेज 7 को आप पलट कर देखिए, आपके पास नहीं तो मुझसे ले लेना। शीर्षक है किसान और कृषि श्रमिक, उसकी बिंदु संख्या 11 में लिखा है, कांग्रेस कृषि उपज मंडी के अधिनियमों में संशोधन करेगी, सुनो मंत्री जी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्य पर प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। यानी एक देश में एक देश एक बाजार की अवधारणा आपके घोषणा पत्र में दी, उसी के आधार पर कानून आ गया तो आप यू टर्न मार रहे हो। दूसरा आपने लिखा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ये 12 नंबर 12 में लिखा है, पैरा नंबर 12 में, कांग्रेस गांव बड़े कस्बे में किसान बाजार स्थापित करेगी जहां बिना किसी प्रतिबंध के किसान अपनी फसल बेच सकेगा। यही बात किसान कृषि उपज मंडी के दायरे से बाहर निकलकर गांव में भी फसल बेच सके, जहां चाहे जब चाहे जैसा चाहे किसान फसल बेच सके। इस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए अगर केंद्रीय सरकार बिल ले आई तो आपके पेट में मरोड़े आने लगे। और तीसरा जो आपने वादा किया, जो बिल आज आ रहा है जिसमें आप संशोधन लेकर आए हो, ये 21 नंबर पर आपने लिखा है, आपके राहुल गांधी जी ने लिखा, और मैं शिकायत करूंगा आपकी जाके राहुल गांधी जी को। उसमें लिखा है कांग्रेस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर जरूरतों के संदर्भ में नया कानून बनाएगी जो विशेष आपात स्थिति में लागू रहेगा। यही अमेंडमेंट हम केंद्र सरकार लेकर आई है। इन्हीं भावनाओं के आधार पर आज एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के अंदर सरकार ने अपना वो किया है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, एक 2006 में आप शासन में थे, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स पर कमीशन बना, उसकी सेकंड रिपोर्ट के मैं कुछ अंश पढ़कर सुना रहा हूं। उसने सिफारिश की कृषि उत्पादों में सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को हटाया जाए, या न केवल उपभोक्ताओं की कीमत को बढ़ाते हैं बल्कि किसान को मिलने वाला मूल्य को कम करते हैं। यही फ्री ट्रेड की बात को लेकर आज बिल केंद्र सरकार का है। यह दिगर बात है, आपने क्या किया है, बड़े किसान के हितैषी बन रहे हो। आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, आप जो बिल आज लेकर आए संशोधन, कृषक व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2000, उसके सेक्शन 6 में आप क्या संशोधन लेकर आए हो? केंद्र कानून ने किसान की फसल के विक्रय को सभी प्रकार के कर से, फीस से, सेस से मुक्त किया। आप उन पर दोबारा टैक्स लगा रहे हो उस सेक्शन के माध्यम से। ये आपका असली चेहरा मैं समझता हूं। इसके अलावा आंतरिक व्यापार की बाधाएं हटाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स कह रहे हैं, यूपीए की सरकार के समय बने। और ये लिखा उन्होंने, आजादी के समय मंडियों की आवश्यकता थी, अब नहीं है क्योंकि इनके काम में पारदर्शिता नहीं है। यही नहीं, 2003 में कृषि उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री व खरीद की अनुमति के लिए केंद्र सरकार मॉडल एक्ट लेकर आए कि नहीं, बताओ मेरे को, किसकी सरकार थी? 2007 में यूपीए सरकार राज्यों में एपीएमसी एक्ट की समानता के लिए मॉडल एक्ट लेकर आई। उसका आधार क्या था अध्यक्ष महोदय? उसका आधार था कृषि उत्पादों में अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ाने का। और 2014 में यूपीए सरकार की पहल पर पहली बार फल और सब्जी एपीएमसी एक्ट के दायरे से बाहर गए, ये आपने किया। अभी आपने बहुत सी बड़ी बातें कही, आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बातें भी कही। मंत्री जी, आपको ध्यान होगा, इस देश में बरसों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की बहस चल रही है।
2004 के अंदर स्वामीनाथन आयोग बना, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई और आप उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर आपने धूल भी नहीं झाड़ी। यह कमाल है देश के प्रधानमंत्री का, मुझे कहते हुए गर्व है, जिन्होंने यूनियन बजट के अंदर 2018-19 के यूनियन बजट में पहली बार केंद्रीय बजट में कहा कि राष्ट्रीय लागत मूल्य के सिफारिश पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर 22 फसलों का, एक दो नहीं, 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार जारी करेगी। कर किया है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे, वो नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि आपको मालूम होगा, आप तो खुद आड़ती हो, चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने जारी किया कि नहीं किया? 225 रुपये बढ़ाकर 5100 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का जारी किया कि नहीं किया? 225 बढ़ाकर 4650। मसूर का जारी किया कि नहीं है? 300 बढ़ाकर 5100। गेहूं का 1975, जौ का 1600। ये दूसरी बात है मंत्री जी, धान की एमएसपी 1880 रुपये है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में धान पैदा होता है। आपने केंद्र सरकार में अनुशंसा नहीं भेजी, एक पाई धान की भी इस बार खरीदनी, और ये आपकी सरकार है। और अगर मैं देखूं पिछले आपके 2 वर्षों के आंकड़े देखोगे आप, केंद्र सरकार की पहल पर, राजस्थान की बात कर रहा हूं, 38% एमएसपी पर आपने अनाज का खरीद ज्यादा हुई है। इसकी वाहवाही चाहे आप ले लो चाहे हम ले लें। और जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार की आप बात कर रहे हो, उसने भी इस बार से की थी। उसने कहा था कि अनिवार्य मंडी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, एक राष्ट्र एक बाजार होना चाहिए, सुविधा खेती का मार्केट से लिंकअप स्थापित होना चाहिए, अनाज और व्यावसायिक फसलों पर अप्रत्यक्ष करों का ऋणों प्रणाली को रिव्यू किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आप एक संशोधन लेकर आए, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन, इसमें आप धारा 5 में परंतु लेकर आए हैं, किसी फसल के विक्रय या क्रय के कोई कृषि करार तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कृषि उपज के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रचलित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर नहीं होगा। स्वागत की बात, अच्छी बात है। इसमें यह लेकर आओ ना, केंद्र सरकार जिन अनाज की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद रही है, उसे बचे हुए सारे अनाज पर आप राज्य सरकार अपने बजट से क्रय करेगी। एक पाई आपने अपने बजट से, जब से आप हुकूमत में आए हो, अगर आपने एमएसपी पर खरीद की हो, केंद्र सरकार करती है, वो आप करते हो। आप अपने बजट से एमएसपी में खरीद की बात कहो तो हम आपका स्वागत करते। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी बात वैकल्पिक कानून को है, ये बाध्यकार नहीं। अभी आपने कहा कि कृषि मंत्री केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से पूछा नहीं। मैं समझता हूं अभी 20 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने भी ऐसा ही काम किया जो आप आज करने जा रहे हो। उन्होंने उनके विधानसभा के घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा था कि कृषि के उत्पाद के लिए इंटरस्टेट बिक्री होनी चाहिए। उन्होंने खुले मार्केट की बात कही। और मैं समझता हूं कि ये जो बात आप कर रहे हो किसी ने पूछा नहीं। अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग में कृषि सुधारों पर जब ये बिल लाए जाने थे तब एक बड़ी बहस हुई और एक मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनी। 15 जून 2019 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में की 5वीं बैठक में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। उस समिति के सदस्य कौन थे? मुख्यमंत्री पंजाब, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री कर्नाटक, मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री अरुणाचल, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी थे, वो केंद्रीय कृषि मंत्री। और उसने क्या रिकमेंड किया? मैं ये खुद नहीं कह रहा, आप जो आरोप लगा रहे हो या तो पढ़ कर आया करो, तैयारी से आया करो। पूरी सरकारों से नीति आयोग ने बैठकर और एक कमेटी बनाई जिसमें यह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा? मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाया जाना चाहिए। मंडी यार्डों की सीमा तक, सिर्फ मंडी यार्डों की सीमा तक एपीएमसी की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। पूरे राज्य में मंडी पर एकल बिंदु लेवी होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए बाजार सुधार संविदा कृषि अधिनियम का उपयोग किया जाना चाहिए। उसी संविदा खेती का विरोध कर रही है। और उसके साथ साथ उसने यह भी लिखा कि कृषि के लिए संविदा खेती सेवा संविदा का प्रावधान करने के अपेक्षित विधान अन्य उपाय करने चाहिए। ये सारी बातें ये सिद्ध कर रही है। और अध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, मुझे दूसरी बात भी कहनी है। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय, आप बिना जानकारी के अचानक आपको कह दिया और आपने एक लचर सा भाषण पढ़कर सुना दिया। अध्यक्ष महोदय, 2 संशोधन आए हैं। मैं संवैधानिक प्रावधानों के साथ ये सिद्ध करने की कोशिश करूंगा
कि आज एक खोटा संविधान, ये विधानसभा साक्षी बन रही है एक गैर संवैधानिक कृत्य की ओर। अध्यक्ष महोदय, जो सदन के अंदर 2 संशोधन बिल है राजस्थान सरकार के, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य और कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, मैं समझता हूं कि इनमें जो भाषा आपने इनके उद्देश्य और कारणों में इसमें लिखा है, यह लगता है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान की सरकार है। इस प्रकार के केंद्रीय बिल के लिए इस प्रकार की भाषा आपने क्या लिखा है? कारण और कथन में पेज नंबर 19 और 21 कॉपी पेस्ट किया, बाकी मतलब ये नहीं लिखा है, दोनों में कोमा बुलचोप का फर्क नहीं है। आपने लिखा है कि संसद द्वारा कृषक उपज के व्यापार की नई व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए कृषक उपज व व्यापार के लिए जो अधिनियम किया गया है, उससे क्या हो रहा है? कृषक श्रमिक, फलों साग सब्जियों वाले संचालन विक्रय में सम्मिलित सभी लोगों में असाधारण आक्रोश है। फिर क्या लिखते हैं? नए व्यापार तंत्र से कॉर्पोरेट हितों द्वारा किसानों के साथ छल कपट और असुरक्षा होगी। फिर क्या लिखते हैं आप? केंद्रीय अधिनियम में किसान शोषण रोकने का कोई उपबंध नहीं है। फिर आप क्या लिखते हैं? केंद्रीय अधिनियम में से न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र निष्प्रभावी हो जाएगा। मैं समझता हूं न्यूनतम समर्थन मूल्य से इन बिलों का क्या लेना देना है? लोकसभा के अंदर और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस देश में खरीद आज भी हो रही है, कल भी होगी, भविष्य में भी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अब आप असाधारण रोष की बात कर रहे हो, गलत बात। मंत्री जी आपने पूरा जोर लगाया, बिरला ऑडिटोरियम में किसान सम्मेलन किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगाई, 500 किसान भी नहीं बुला पाया। ये किसानों का रोष है। पूरी सरकार लग गई और एमएसपी का तीनों बिलों से कोई वास्ता नहीं। मैंने निवेदन किया अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय आज जिन बिलों पर चर्चा हो रही है वो बिल 17/9 को लोकसभा में और 20/9 को राज्यसभा में पारित हुए और 24 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति ने महोदय ने हस्ताक्षर करके पूरे देश में प्रचारित कर दिए। आप किस आधार पर उन प्रचार देश के लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जारी किए बिलों को रोकेंगे? आपने क्या कहा है? आप बिल कैसे लेकर आए हैं? उद्देश्य और कारणों के कथन में आपने कहा कि 7वीं अनुसूची है, उसमें स्टेट लिस्ट है, सेकंड जो दूसरी लिस्ट है, दूसरी सूची कहते हैं, उसकी एंट्री 14, 18 और 28, और तीसरी अनुसूची जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं उनकी सूची उनकी एंट्री 33, सेपरेट एंट्री 27 में कृषि भूमि बाजार माल उत्पादन प्रदाय और वितरण का उल्लेख किया है। और आपने कह दिया आर्टिकल 254(2) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आप ये बिल लेकर आए। ये सही है अध्यक्ष महोदय? संविधान ने आर्टिकल 246 के अंदर 7वीं अनुसूची के अंदर एक सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात कही है। उसके सेंट्रल लिस्ट के अंदर 97 एंट्री है, संसद कानून बनाता है। स्टेट लिस्ट में 66 है और कंकरेंट लिस्ट में 47 है, जिन पर स्टेट और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। आपने हवाला दिया 254 का। अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं 254 पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आर्टिकल 254(1) यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि जिसे अधिनियम करने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में परिगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि में किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो खंड 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद पारित की गई हो, विद्यमान विधि अभिभावी होगी और उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि रोध और शून्य मात्र होगी। क्यों बना रहे हो आप? क्या अधिकार आपको? और आपने जो ये आप लेकर आए हुए कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 33, उसमें उत्पाद और माल का लिखा है जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 33(1) ख के अंदर खाद्य तेल और तिलहन है, 33(ग) में पशुओं को संबंध में, और सेंट्रल लिस्ट आपने पढ़ी नहीं होगी। सेंट्रल लिस्ट की एंट्री 42, संयम जी पढ़ लो आप, उसमें अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में लाई। उसमें यह उल्लेख किया है क्या कि कॉन्करेंट लिस्ट के किस एंट्री के आधार पर बिल ला रही है? होगा सेम लोड़ा जी, मान सदस्य गलत परंपरा है, इंगित किया आप अलाउ नहीं है। मुझे इंगित आपको किया ना प्लीज, आपको जब मौका मिले तो बोले बीच में इंटरव्यू नहीं करेंगे, गलत परंपरा डाल रहे हैं आप। डॉक्टर साहब माने प्लीज बैठे, आप अंकित ने बैठे, प्लीज नीचे बैठे, नीचे बैठे। सीनियर आदमी है आप, काहे के सीनियर है? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप? माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, आप प्रवोक नहीं करेंगे कि सदस्य को अपनी बात चेयर की तरफ देख के बात करें। अध्यक्ष महोदय मैं निरीह प्राणी, अध्यक्ष महोदय मैं तो आपकी सुरक्षा कारण ही खड़ा हूं अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था,
आर्टिकल 254 यह स्पष्ट करता है कि कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर अगर कानून बनता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर प्रभावी होगा। विधानसभा का कानून बनाने का कोई हक नहीं। और 254(2) में जिसका उल्लेख आपने किया है, मैं आप वही पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं कल्ला जी। 254(2) में राज्य विधानमंडल द्वारा समर्थित सूची में प्रगणित किसी उपबंध राज्य विधानमंडल द्वारा समर्थित सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि का कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट हो जो संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि के उस विषय में किसी विद्यमान विधि के उपबंध हो तो ऐसे विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जाएगा, उनकी अनुमति मिलने पर प्रभावी होगा। मतलब अगर आपका 54(2) की मैं बात भी मान लूं तो आप इसको महामहिम राज्यपाल के पास भेजोगे, महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएंगे, और राष्ट्रपति जी ने जो केंद्र बिल पर इसी 24 सितंबर को हस्ताक्षर कर दिए तो कैसे प्रभावी होगा, ये मेरी समझ की बात है। आप बिना मतलब सदन का समय जाया करते हैं। और इसके साथ ही मैं अगर आप इसका 254(2) का प्रंतुक पढ़ लेते तो शायद आप लेकर नहीं आते। मैं कल्ला जी निवेदन कर प्रंतुक पढ़ लें आप 254(2) में, कोई बात संसद को उस विषय के संबंध में कोई विधि जिसके अंतर्गत ऐसी विधि हो जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का परिवर्तन संशोधन निरसन करती है किसी समय भी अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब सॉवरेन पावर है पार्लियामेंट को, और उसके बाद भी आप लेकर आए। और इसके साथ मंत्री जी आप आर्टिकल 249 भी पढ़ लें, उसमें साफ लिखा है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर भी विधि बनाने का संसद को अधिकार है। ये सारी बातें इस बात को प्रमाणित करती है, ये संविधान के प्रावधान इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आपकी नीति और नियत खोट है और आप आज खोटा काम इस विधानसभा में करवा रहे हो। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के पार्ट 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ के भाव लिखे हैं। हमारे प्रीएम्बल में लिखा, भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करेंगे। हम किस ओर जा रहे हैं, ये मेरी समझ के परे की बात है अध्यक्ष महोदय। मैं इस पर समझता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए, फेडरल सिस्टम पर चोट करके संविधान पर की आत्मा पर चोट करने का काम कर रहे हैं। अब मैं जो बिल आप लेकर आए हैं, कृषि उपज वाणिज्यिक संवर्धन सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक, मंत्री जी इस पर बात करूंगा। आप उठाकर धारा 6 देखो। धारा 6 में केंद्र कानून क्या कहता है अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम या अन्य कोई विधि के अधीन कृषक व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में किसी भी अनुसूची कृषक उपज में व्यापार या विक्रय के लिए फीस उपकर चाहे किसी भी नाम से हो नहीं ली जा सकती। यह संशोधन है केंद्र सरकार का। और आप क्या ले रहे हो, आप क्या संशोधन लेकर आए हो, समय समय पर किसी व्यापारिक क्षेत्र में किसी व्यापारी कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी या ट्रांजिट प्लेटफॉर्म समव्यवहारी फसल विक्रय के लिए लाई जाएगी तो कृषि उपज पर फीस उपकर शेष अधिरोध कर सकेगा। मतलब आप किसान के आज किसान की बात कर रहे हो, ये टैक्स लगाने का संशोधन लेकर आए हो किसान पर आप। और यही नहीं, ये टैक्स भी 2.6% है। पिछली बार हंगामे में चला गया, आप एक बिल लेकर आ गए, वो कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020, तो आपने 1961 के को संशोधन किया 17 में। उसमें आपने क्या कहा कि अब तो अध्यक्ष महोदय विडंबना देखिए, राजस्थान के किसी कृषि मंडी के अंदर किसान कोई फसल लाएगा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वो कृषि उपज मंडी टैक्स के दायरे में आ जाएगा। क्या करना चाहते हो आप? मैं समझ, फिर आपने कह दिया कि अधिसूचित करेंगे कितनी फीस होगी, ये अधिकार भी आपने ले लिया। आज पूरे देश के अंदर कृषि मंडी टैक्स राजस्थान के अंदर पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर 2.6। और इसी अधिनियम में अध्यक्ष महोदय सेक्शन 8 के अंदर संविदा खेती जब किसान करेगा और करार करता और उसमें किसान में विवाद हो गया तो एक मैकेनिज्म है विवाद के निपटारे का। एसडीएम के पास आवेदन होगा, 2 किसान के प्रतिनिधि हो गए, 2 व्यापारी के प्रतिनिधि हो गए, 1 प्रतिनिधि मुकर्रर करेगा एसडीएम और समझौता हो जाएगा। और 30 दिन में विवाद का निर्णय होना जरूरी है। और आप क्या कर रहे हो, कृषि उपज मंडी अधिनियम अंतर्गत विवाद का निपटारा होगा। पढ़ा आपने कृषि उपज मंडी में विवाद के निपटारे के लिए क्या क्या लिखा है, मैं समझता हूं। और इसी तरह आप सेक्शन 14 के अंदर क्या लेकर आए हैं अध्यक्ष महोदय, कोई भी विधि जानने वाला व्यक्ति, मैं देख रहा हूं ऊर्जा मंत्री जी के चेहरे पर आने वाले भावों को देख रहा हूं, इनको पीड़ा हो रही है, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इसको पढ़े सुनेगा तो यातायात मंत्री जी कहेगा किस प्रकार का कानून। राज्य सरकार पारित विधेयक के अब तक के सभी कानून ओवरराइड इफेक्ट,
केंद्र का कानून पहले है, आप किस प्रकार केंद्र के कानून पर ओवरराइड इफेक्ट करोगे? आप फेडरल सिस्टम पर कितनी चोट करोगे? और इसी में सेक्शन 15 के अंदर आप केंद्र ने कानून पारित किया, सिविल कोर्ट की अधिकारिता को समाप्त कर दिया। आपने सिविल कोर्ट कह दिया, सिविल कोर्ट को अधिकार होगा विवाद को निपटाने में। आपको मालूम है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की मैं देख कर रहा था अध्यक्ष महोदय, 16,78,213 मुकदमे राजस्थान में दिसंबर 2018 तक लंबित थे। इसी तरह आप एक संशोधन ले आए, बस किसान को परेशान करेगा तो सजा दे देंगे। कौन से कानून में सजा दोगे? कहाँ एफआईआर दर्ज होगे? कौन से एक्ट में एफआईआर दर्ज होगी? परेशान का क्या की डेफिनेशन कही तो बताते भाई। मतलब आप सिर्फ, और उसके बाद सेक्शन 16 में आप नियम बनाने की शक्तियां, आपको संविधान के अंदर नियम बनाने की शक्तियां आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे बना रहे हैं? मेरी समझ के परे की बात है। और अध्यक्ष महोदय, ये दूसरा बिल लेकर आए, कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन, कृषि सेवा पर करार। इसमें क्या लेकर आए हो? आपने पढ़ा नहीं? पढ़ना चाहिए, कृषि मंत्री हो। धारा 5 में एक प्रमुख जोड़े आपने, और प्रमुख जोड़ के क्या किया है? केंद्र सरकार का जो धारा 5 है, 5A में लिखा संविदा खेती और किसान और करारकर्ता में करार होगा तो गारंटेड मूल्य का प्रावधान होगा। फसल चाहे खराब हो, अच्छी हो, वो हो, अगर संविदा खेती में करार होगा तो जो गारंटी मूल्य क्या होगा वो मिलेगा। और इसके लिए 5B में ये भी कह दिया कि उसको कोई बोनस भी अगर मिलेगा, बोनस का प्रावधान, तो वो भी मिलेगा। और आपने क्या जोड़ दिया? आपने कहा एमएसपी से अधिक कीमत अदा होगी। एमएसपी का इससे क्या संबंध है? ये वैकल्पिक कानून है मंत्री महोदय। किसान चाहेगा तो वैकल्पिक कानून के आधार पर इस कानून को अपनाएगा, चाहेगा तो नहीं अपनाएगा। मैं समझता हूं कि जब देश के कृषि मंत्री प्रधानमंत्री जी ने मैंने पहले कह दिया, और आप किस प्रकार कर रहे हैं? सेक्शन 7 में आप फिर एक अमेंडमेंट लेकर आए। आपका भगवान मालिक है। केंद्र सरकार ने कहा कोई टैक्स और किसान की फसल पर विक्रय पर कर नहीं लगेगा, आप फिर कर लगाने का प्रस्ताव ले आए। किसान पर टैक्स लादने का प्रस्ताव ले आए। आपकी आत्मा में दर्द नहीं होता क्या? और इसके साथ ही आपने एक और बात अब आप पर आएगी मंत्री जी, आप आड़तिया हो ना। अब जो टैक्स होगा उसमें क्या लिखा है? सरकार लाइसेंस व्यापारी आड़तिया एजेंट जो किसान के लिए फसल का विक्रय करेगा टैक्स लेगा, वही इसका प्रयोजक है, वही इस टैक्स को भरेगा। क्या है? कैसे भरेगा? प्रयोजक का की क्या डेफिनेशन? आपने डेफिनेशन में सबको डाल दिया। वो टैक्स कलेक्ट करेगा। टैक्स कहां से आएगा? किसान की जेब से आएगा ना। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको, जब मैं मेरी बात समाप्त करूं, क्योंकि आप आड़तिया का व्यापार भी करते हो, इसलिए आपने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो 7(2) के अंदर संशोधन लेकर आए हैं केंद्रीय अधिनियम में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में स्टॉक सीमा पर, ये तो केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया, आप उसको भी लागू करना चाहते हो। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं भी मेरी समय सीमा में हूं, मैं जल्दी पूरा कर लूंगा। अध्यक्ष महोदय, सेक्शन 13 के अंदर केंद्र सरकार ने मध्यस्थता से एक निपटारे का मैकेनिज्म तैयार किया। आप मंडी समिति के अधिनियम के अनुसार करना चाहते हो, क्या है? और फिर आप सेक्शन 19 के अंदर, आपको तकलीफ है? नहीं, मैं तो इनको देख रहा हूं, आपको देख ही नहीं रहा। आपको देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं है। आप लॉर्डशिप हो। माननीय सदस्य, नहीं, मैं मेरे को पुरानी दोस्ती है। मेरे को अध्यक्ष महोदय, मेरे को बड़ी बड़ी आंखों से डरा रहे हैं। आप उधर देख क्यों नहीं? मैं डिरील्ड हो गया। उधर देख डराएगा, देख क्यों नहीं आप उधर? मैं डिरील्ड हो गया ना। आप इधर ही बोला। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, धारा 19 के अंदर फिर ये सिविल कोर्ट को अधिकार दे रहे हैं। मैं समझ में नहीं आता। और मैं समझता हूं कि सारा कानून, अगर दोनों कानूनों को पढ़े तो निश्चित तौर पर भाव ये निकलेगा कि ये संवैधानिक प्रावधानों को धत्ता बताकर इस कानून को लेकर आए। अब अध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में संशोधन के माध्यम से आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध राजस्थान संशोधन, वाह क्या उपबंध है, 2020 लेकर आए। उसमें क्या आपने किया? क्या है कि आपने इसमें एक तो धारा 3(1) क में संशोधन किया है और नई धारा 5, 6, 7 जोड़ी है। 27 सितंबर 2020 अध्यक्ष महोदय, 65 वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया है। और इसके आधार पर आलू, टमाटर, प्याज, तिलहन, दाल, कृषि जिन्स को स्टॉक लिमिट समाप्त कर दी। ये आपके घोषणा पत्र का भी हिस्सा है जो मैंने पढ़कर सुनाया। फिर आप घोषणा पत्र से लेना देना नहीं, क्यों? घोषणा पत्र को से आपका आसमान दूर दूर का नहीं। और इसमें केंद्र सरकार ने धारा 3(1) में जो किया, उसमें असाधारण परिस्थितियों पर स्टॉक सीमा लगाई जा सकती है, जिस तरह प्राकृतिक आपदा आ गई,
युद्ध हो गया, अकाल हो गई, असाधारण कीमत वृद्धि होगी। ठीक इसी तरह का आप लेकर आ गए। जरूरत क्या थी? एक शब्द का हेरफेर नहीं। यही असाधारण परिस्थिति में राज्य सरकार सीमा स्टॉक सीमा लगा सकती है, ये लेकर आ गया। वो समय था जब देश में खाद्यान्न कम थे 1955 में, उसकी आज़ादी के बाद में ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आया करता था। हम में से कई से लोग बहुत साक्षी है इस बात के। आज देश में अनाज उत्पाद, जिस तरह आपने कहा, निश्चित तौर पर धरती का सीना चीरने वाले किसान ने कमाल ही कर दिया। हमारा जो बुआई का रकबा वो बढ़ता जा रहा है, अनाज का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल के अंदर में 2 मिनट अनुभव जो हुआ कि कहीं तो मांग और आपूर्ति में किसी जींस के किसी स्टेट के अंदर ज़्यादा रहा, किसी में कम रहा। किसान को भंडारण के लिए आधुनिक सुविधा मिले, इसके लिए 5 जून 2020 को कोरोना की विशेष परिस्थितियों में अनुभव को देखते हुए ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लाई। और मैं समझता हूं कि अब जिस प्रकार आप लेकर आए हो, केंद्र सरकार के संशोधन के ठीक वैसा का वैसा 3(1) क में एक द्वितीय सेकंड परंतु के अलावा एक और परंतु लगाकर आप वो असाधारण परिस्थिति, अकाल और उसकी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून, और आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार पर अभी आप कह रहे थे, आपको मालूम है इस बार का बजट कितना है? 2020-21 का 1,34,000 का बजट है कृषि का, यूनियन गवर्नमेंट का। और आपके समय में 2009-10 को 12,000 था। कभी सुना आपने 70,000 करोड़ रुपए हर वर्ष किसान के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में जाते हैं? आपको अपना कालखंड याद होगा। 2008 के अंदर आपने एक बार 55,000 करोड़ के कर्जे माफ करे, उसकी तूती बजाते रहे, और उसमें कितनी अनियमितता हुई। आज आत्मनिर्भर भारत में कृषि की अवसंरचनाओं को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया। आज आप तो सहकारिता भी देखते होंगे, 2.5 करोड़ किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट में नहीं आ रहे थे, उनको किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में जोड़ने के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया। और मैं समझता हूं इस प्रकार इस समय जब मैंने कहा राजस्थान के अंदर विषम परिस्थितियां हैं, राजस्थान आज पूरा राजस्थान दहशतगर्दी की जिंदगी में जी रहा है। अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू है। विशेष सत्र बुलाते आप, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाते, विशेष सत्र बुलाते आपकी जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं उनके लिए बुलाते। आप सदन का समय जाया करते हैं। इस प्रकार का कानून जो संवैधानिक तौर पर जिस कानून को रोकने की आप कोशिश करते हो, आप कर नहीं सकोगे। हिंदुस्तान का किसान आपसे जवाब मांगेगा। किसान के कल्याण के लिए, किसान की बहबूदी के लिए, किसान की उन्नति के लिए जो कानून देश की सरकार लेकर आई है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, निश्चित तौर पर 2022 को किसान की आमदनी दुगनी होगी। आप जितने रोड अटका रहे उतने रोड अटका लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी।